Now let's do the revision of the rest part of lecture number 4 कर रहे थे। तो उसमें फिर ये एक ब्लॉक है एक प्लेटफॉर्म पे 2 kg का, ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है। ये 3 kg का है, ये रेस्ट पे है और इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। म्यू तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस 2 × 10 इसकी 0 और 2 + 3 तो 4 आ जाएगी। और यहाँ पर एक 2 kg का ब्लॉक है जो इधर 10 मीटर, इधर 5 वाला इधर जा रहा है और ये 3 kg वाला रेस्ट पे है। ये भी एक प्लेटफॉर्म पे मान लीजिए रखा हुआ है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर मान लीजिए ब्लॉक और इसके बीच में फ्रिक्शन भी होता तो भी उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओवरऑल m1 v1 कर रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स अगर होता भी तो इस पूरे सिस्टम पे पीछे की तरफ अगर वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर कुछ यहाँ पर होता भी, अगर वो सफिशिएंट होता इसे चला पाए तो ये पीछे की तरफ डिस्प्लेसमेंट आता। यहाँ पर उससे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 2 kg वाला आगे जा रहा है 10 से, 5 kg वाला पीछे आ रहा है तो 5 - 20 और 3 वाला रेस्ट पे, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ से आप निकाल सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, SSS की क्वेश्चन है। इसमें सर ने इसके बहुत सारे पार्ट्स का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और टफ भी है थोड़ा। ये रैंकर्स बच्चों के लिए था, मतलब अगर किसी को ज़्यादा ना समझ में आए तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बट क्वेश्चन अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर 10 kg वाला ब्लॉक आगे 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये 20 kg वाला ब्लॉक रेस्ट पे। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0.2 है, यहाँ पर 0। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 10 × 3, 10 वाले की 30 है आगे, तो 10 × 30 होगा, सॉरी यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर नीचे 30, तो 300/30 करेंगे तो 10 आएगा। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। एसकेसी पॉइंट यहाँ पर ये है, अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो 0 होगा। वो आगे होगा कैसे वो मैं प्रूव भी कर दूँगी, लेकिन यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो इंटरनल है और कोई फोर्सेस देखो ग्रेविटी वो और नॉर्मल वाई डायरेक्शन में लग रहा है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। और फ्रिक्शन भी यहाँ पर लग रहा है बट वो इंटरनल है तो उसका भी कोई वर्क आएगा नहीं, ठीक है, उससे भी कोई फोर्स लगेगी नहीं। फ्रिक्शन इंटरनल है इसलिए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर इस सिस्टम के लिए, इन दोनों 10 kg और ब्लॉक और प्लेटफॉर्म के बीच में, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अच्छा तब बन जाता है जब हम ये पता करें फाइंड व्हेन स्लिपिंग स्टॉप एंड वेलोसिटीज आफ्टर डेट, और फाइंड व्हेन रिलेटिव मोशन स्टॉप। स्लिपिंग स्टॉप मतलब रिलेटिव मोशन स्टॉप और स्लिपिंग स्टॉप वेलोसिटीज आफ्टर डेट, और मतलब स्लिपिंग स्टॉप मतलब उनकी दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए तभी तो स्लिपिंग तभी तो बंद होगी। अगर मान लीजिए किसी की ज़्यादा है तो फ्रिक्शन उस वेलोसिटी को कम कर रहा है, किसी की कम है तो फ्रिक्शन उस वेलोसिटी को ज़्यादा कर रहा है। इसलिए तो हम जो फ्रिक्शन के वर्क को ये नहीं कहते हैं कि ये हमेशा कमी करेगा, ये वेलोसिटी ये रेजिस्ट करता है रिलेटिव मोशन के लिए। वेलोसिटी जिसकी ज़्यादा है उसकी कम कर रहा है और जिसकी कम है उसकी ज़्यादा कर रहा है, मतलब बेसिकली रिलेटिव मोशन स्टॉप कर रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा कि रिलेटिव मोशन पहले हो रहा था, बाद में स्टॉप हुआ, बाद में उन दोनों की भी वेलोसिटी आ गई। तो हमसे वही वेलोसिटी पूछी है कि कब इनकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी और वो टाइम बताओ। तो इसके लिए आप इन दोनों का अलग से एफवीडी बना लीजिए, वो मैं आपको इधर एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए ये क्वेश्चन था हमारा, मैं इधर क्वेश्चन का डायग्राम बना रही हूँ। ये 10 kg का ब्लॉक था, ये आगे 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, प्लेटफॉर्म पे रखा था, प्लेटफॉर्म रेस्ट पे था और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन था 0.2 का, और ये ग्राउंड और इसके बीच में फ्रिक्शन 0 था और ये 20 kg का था। तो हमसे पूछा है कि जब रिलेटिव मोशन कब स्टॉप हो जाएगा, जब दोनों की वेलोसिटी सेम है।
मान लीजिए किसी टाइम टी के बाद इनकी दोनों की वेलोसिटीज़ v हो गई हैं, मतलब सेम वेलोसिटी है 20 kg और 10 kg वाले की वेलोसिटी मान लीजिए लेट कर ली मैंने v, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मैं अगर लगा रही हूँ तो पहले देखिए 20 kg वाला रेस्ट पे था। अगर हमें एक्सेलरेशन पता लग जाए, एक्सेलरेशन कैसे पता लगेगा, इसका मैं सेपरेट एफ वी डी बनाऊँगी। तो 20 वाले का जब सेपरेट एफ वी डी बनाऊँगी तो इसमें फ्रिक्शन है, तो इस वाले ब्लॉक को आगे ले कौन जा रहा है, इस पर और तो कोई फोर्स नहीं लग रही, बेसिकली फ्रिक्शन ही आगे ले जा रहा। इसे आगे इस पर फ्रिक्शन फोर्स वो पीछे लगेगी। देखिए देखिए रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है, इसे ये 30 से आगे जा रहे हैं, सॉरी मैंने गलत बता दिया, इस पर फ्रिक्शन पीछे नहीं लगेगा, ये 30 से आगे जा रहा है, इसे तो कोई नहीं ले जा रही है, लेकिन ये चल रहा है इसके ऊपर, तो इस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा, तो फ्रिक्शन ही फोर्स है जो इसे आगे ले जा रही हो, तो इस पर फ्रिक्शन आगे। और 10 वाले ब्लॉक पे, ये ऊपर दूसरा क्वेश्चन है, 10 वाले ब्लॉक पे पीछे फ्रिक्शन लगेगा और उस पर 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई, यानी इसकी वेलोसिटी को फ्रिक्शन कम करेगा, क्योंकि ये पहले 30 पे था, फिर कुछ वेलोसिटी पे मान लीजिए कॉमन वेलोसिटी भी ये पहले रेस्ट पे था, तो इसकी कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तब रिलेटिव मोशन स्टॉप होगा। इस पर फ्रिक्शन आगे, इस पर पीछे, ठीक है। तो ये 20 kg का फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है, म्यू 0.2 है, 0.2 है, यहाँ से देख लीजिए फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन होता है, म्यू इंटू एन होगा, म्यू 0.2 है, नॉर्मल 100 है, तो यहाँ से 20 आ गई, तो वो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर आगे की तरफ लग रही है 20, तो इसका एक्सेलरेशन मैं देखूँगी तो आगे की तरफ बना रहा है, इस 20 वाले प्लेटफॉर्म का निकालूंगी, आगे की तरफ बना रहा है। मैं आपको इधर साइड समझा देती हूँ। तो 20 वाले इसका आगे की तरफ एक्सेलरेशन कितना आ गया, 1 आ गया, और ये वाला ये 10 वाले पे आगे वेलोसिटी 30 लग रही है, ठीक है, और इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन 20 लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा -20, पहले -20 डिवाइडेड बाई 10, -2 पीछे हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन। ये तो 30 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है, -2। तो अब मैं वेलोसिटीज़ की क्वेश्चन लूँ, क्योंकि अगर मैं 20 वाले के लिए लिखूँ तो पहले ये रेस्ट पे था, बाद में इसका एक्सेलरेशन 1 हो गया, और टी टाइम पे मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v हो गई, तो ये लिख दिए मैंने। ऐसे ही मैं 10 kg वाले के लिए लिखूँगी u प्लस ए टी, तो पहले वेलोसिटी इसकी है कितनी है, 30 है, इसका एक्सेलरेशन -2 है, पीछे की तरफ टी टाइम पे इसकी वेलोसिटी v हो गई 10 kg वाले ब्लॉक के लिए। तो रिलेटिव मोशन का मतलब ये दोनों सेम हो जाएंगी, वेलोसिटी स्टॉप होगा, तो यहाँ से जब मैं निकालूँगी इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन को बराबर रखूँगी, तो मेरा टाइम आएगा 1t, मतलब t बराबर 30 माइनस 2t, तो 2t इधर चला गया, तो 3t बराबर 30, तो t मेरा यहाँ से 10 सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब हुआ ये 10 सेकंड्स पर इसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी, मतलब रिलेटिव मोशन इसमें स्टॉप हो जाएगा। तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी, जब मैं 10 यहाँ पुट करूँगी इस इक्वेशन में, मान लीजिए पुट करती, तो वो वेलोसिटी 10 निकल के आएगी। मतलब जब इन दोनों की वेलोसिटी, सीधा मतलब ये है कि जब इन दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी जो सेम होगी प्लेटफॉर्म और इसकी, तो वो 10 मीटर 20 वाले की, तो वो 10 मीटर पर सेकेंड होगी, और वो टाइम होगा 10। अगर इससे हमें ग्राफ पूछ लिया जाए, तो हमने देखा कि ए वाले जो 10 वाले की है उसकी वेलोसिटी पहले 30 थी। अगर बीटी ग्राफ इन दोनों का पूछ लिया जाए सिस्टम का, पहले 30 थी, फिर 10 हुई, मतलब कुछ डिक्रीज हुई। मान लीजिए ये 30 है एक, और ये नीचे वाला रेस्ट पे था, तो मतलब ये वेलोसिटी, या एक्चुअली यहाँ पर ऐसे होता है, ये मान लीजिए ये 10 सेकंड्स पे इसकी वेलोसिटी
10 सेकेंड्स पे 10 हो गई, तो इसका ग्राफ फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे ऐसे चलता रहेगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो इसका ये ग्राफ हो गया। देखिए 30 पे था, फिर वो 10 पे आ गया, ये जो 0 पे था वो 10 पे चला गया, फिर वो वेलोसिटी, और ये कब हुआ 10 सेकेंड पे हुआ, तो यहाँ पर टाइम वाली एक्सेस पे 10 और फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहा। तो यही था। तो ऐसे इसमें मतलब ये आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब देखिए, अब मैंने बोला था कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी आप अगर जहाँ हमने इंडिविजुअल जो एक्सेलरेशन निकाला था वहाँ से निकाल के देखेंगे तो 0 आएगा। वो 0 इसीलिए आ रहा है क्योंकि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि एफ नेट एक्सटर्नल बराबर टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो 0 होगा। तो वो चीज़ यहाँ से भी प्रूव हो रही है। फिर ये जो हमने पीछे काम किया, हम इससे और एक कर सकते हैं, एक मेथड से और, कि कब उनकी वेलोसिटी